Hello everyone, welcome to my YouTube channel नरयाल इंग्लिश क्लासेस। नरयाल इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। Today in this video we will learn the third lesson of class plus one and the name of the lesson is discovering Tut। तो ये किंग टट की खोज के बारे में है ये लेसन। The saga continues। The saga continues mean the story continues, मतलब कहानी अभी जारी है। सागा किसको कहेंगे? कोई भी लंबी कहानी या गाथा जो होगी उसको हम सागा कहेंगे। सो द स्टोरी कंटिन्यूज। सो लेट अस रीड द कंटेंट ऑफ द लेसन। सो हियर इज द इमेज ऑफ किंग टट। ही वाज जस्ट अ टीनेजर व्हेन ही डाइड। टीनेजर हम किसको कहेंगे? टीनेजर इज ए एज ग्रुप दैट लाइज बिटवीन द एज ऑफ 13 टू 19। जो 13 से लेकर 19 साल के बीच की जो एज होगी उसको हम टीनेजर कहेंगे। ऐसा क्यों कहेंगे टीनेजर? क्योंकि 13, 14, 16, 19 तो ये सभी वर्ड जो है इसमें टीन वर्ड जो है वो दैट इज अटैच्ड एज अ सफिक्स। सो इसीलिए इसको टीनेजर कहा जा रहा है। तो जब किंग टट मरा तो वह टीनेजर था। इट मीन्स ही वॉज क्वाइट यंग एट दैट टाइम। The last heir of a powerful family। heir का मतलब होता है उत्तराधिकारी, वंशज। इट मीन्स सक्सेसर हम heir को कहेंगे। तो he was the last successor of his family and that family was a powerful family। powerful family हम इसको इसलिए कह रहे हैं because that was the family of kings and that had ruled Egypt and its empire for centuries। So this family has ruled for many years in the Egypt। इजिप्ट में उसने काफी वर्षों तक राज किया। He was laid to rest। laid का मतलब होता है to put down। So laid तो lay का मतलब होता है लिटाना, नीचे रखना। तो ये lay वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म है। laid to rest laden with gold। laden का मतलब होता है to load heavily। laden मतलब लदा हुआ with gold and eventually forgotten। eventually mean अंत में। in the last he was forgotten। he was forgotten since the discovery of his tomb in 1922। the modern world has speculated about what happened to him। तो जब उसकी टॉम को डिस्कवर किया गया, इट वॉज डिस्कवर्ड इन 1922। टॉम का बी हम साइलेंट रखेंगे। जब भी एम के बाद कहीं भी बी आता है तो बी लेटर जो है वो अपनी साउंड नहीं देता है, तो इसको टॉम पढ़ेंगे। तो टॉम हम किसको बोलते हैं? मकबरे को बोलते हैं। जहां पर डेड बॉडी को दफनाया जाता है उसको हम बोलेंगे मकबरा। तो द मॉडर्न वर्ल्ड हैज स्पेकुलेटेड मीन गेस्ड, अनुमान किया। So the modern world has guessed that the cause of his death was maybe the murder। कि उसकी जो मृत्यु का कारण जो था वो मर्डर हो सकता है। मर्डर बीइंग मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी, सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटीज ये व्यक्त की गई कि उसकी जो डेथ है हो सकता है मर्डर से हुई हो। तो ऐसा मॉडर्न वर्ल्ड जो था वो अटकलें लगा रहा था, अनुमान लगा रहा था। Now leaving his tomb for the first time in about 100 years। ये जो प्लेस है इसी को हम टॉम कहेंगे, जहां पर डेड बॉडी को रखा जा रहा है। ये किंग टट की डेड बॉडी है और यहाँ पर जिस जगह इसको रखा जा रहा है इसको हम टॉम कहेंगे। और ये बक्सा जो है इसको हम कॉफिन कहते हैं, ताबूत हिंदी में कहेंगे। सो पहली बार 80 वर्षों में उसको बाहर लाया गया उसकी कब्र से। टट हैज अंडरगोन अ सिटी स्कैन दैट ऑफर्स न्यू क्लूज अबाउट हिज लाइफ एंड डेथ। और आफ्टर दैट सिटी स्कैनिंग उसकी की गई। सिटी किसको कहेंगे? कंप्यूटर टोमोग्राफी, इसकी फुल फॉर्म है सिटी की कंप्यूटर टोमोग्राफी और ये मेडिकल टर्म है। तो इसने नए संकेत दिए। क्लू का मतलब होता है हिंट। सो इट गिव्स न्यू हिंट अबाउट हिज लाइफ एंड डेथ। उसकी जीवन और मृत्यु के बारे में इसने नए सुराग दिए। एंड प्रोवाइड प्रिसाइज डेटा फॉर एन एक्यूरेट फोरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द बॉयज फेरो। और इसने बिल्कुल करेक्ट डेटा दिया।
जो स्कैनिंग की गई उससे बिल्कुल करेक्ट डेटा जो था वो मिला। प्रिसाइज का मतलब होता है एक्यूरेट। फॉर एन एक्यूरेट फोरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन, तो फोरेंसिक हम कहेंगे साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन को, जो भी वैज्ञानिक जांच होगी उसके लिए वर्ड है फोरेंसिक। और रिकंस्ट्रक्शन का मतलब है उसको फिर से कंस्ट्रक्ट किया गया। तो यहाँ पर रिकंस्ट्रक्शन किसकी हो रही है, किसको दोबारा से कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है? तो यहाँ जो किंग टट का फेस है उसको फिर से दोबारा तैयार करके देखा जा रहा है। तो फोरेंसिक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन हो गया। और ये स्पेशली इट इज डन इन द फील्ड ऑफ crime. Whenever we have to detect what a crime, the forensic investigation is done. So of the boyish pharaoh, boyish इसलिए लिख रहे हैं because he was only a teenager when he died. तो इसी करके उसको लड़का यहाँ पर लड़के जैसा कहा जा रहा है, boyish pharaoh. Pharaoh is a word which is used for a king in इजिप्ट कंट्री। तो इजिप्ट देश में जो pharaoh वर्ड है हम राजा के लिए यूज करते हैं। तो इसको फिर से जो स्कैनिंग की गई उसने नए सुराख जो थे, नए क्लूज और बिल्कुल एक्यूरेट डेटा जो था वो प्रोवाइड किया। एन एंग्री विंड स्टार्ट अप घोस्टली डस्ट डेविल्स। अब बिल्कुल एक बहुत ही तेज हवा चली जिसने पूरी धूल को उड़ा दिया। अब ये कब की बात है? जब उसकी डेड बॉडी को उसकी टॉम से बाहर निकाला गया तो उस वक्त ऐसा कुछ नजारा देखने को मिला कि द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू एट दैट टाइम एंड इट थ्रू अवे द डस्ट पार्टिकल। इसने धूल के कण को उड़ाया। और जब धूल बहुत ज्यादा मात्रा में उड़ रही होती है तो हम ऐसा समझते हैं कि जैसे मानो कोई भूत आ गया हो। सो घोस्टली डस्ट डेविल्स, डेविल्स किसको कहेंगे? शैतान को कहेंगे। जो हवा की जो साउंड होती है, डरावनी साउंड हो जाती है, तो उसको हम शैतान का नाम दे देते हैं, शैतान का नाम दे देते हैं, उसको डेविल कह देते हैं। तो घोस्ट हो गया भूत के लिए, डेविल हो गया आपका इविल स्पिरिट के लिए। तो उसने जो धूल थी उसको बुरी तरह, स्टर का मतलब होता है हिलाना, उसको दैट थ्रू द डस्ट अवे, स्टर मीन हिलाना। Then King Tut was taken from his resting place. तो उसका रेस्टिंग प्लेस कौन था? जहां पर उसको दफनाया गया था। जो टॉम जो हो गए वो उसका रेस्टिंग प्लेस हो गया इन द एंशियंट इजिप्शियन सिमेट्री। सिमेट्री किसको कहते हैं? सिमेट्री हम कब्रिस्तान को कहते हैं, प्लेस फॉर द बरियल ऑफ डेड बॉडीज। तो उसी को सिमेट्री कहा जाता है। नोन एज द वैली ऑफ द किंग्स। और ये जो प्लेस था, ये जो कब्रिस्तान था, ये जो सिमेट्री थी, इसको वैली ऑफ द किंग्स नाम से जाना जाता था। अब क्यों जाना जाता था वैली ऑफ द किंग्स नाम से? क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर जो इजिप्ट के राजा थे उन्हीं को ही दफनाया गया था। दे वर बरीड देयर। सो डार्क वैलिड क्लाउड हैड स्कर्टेड अक्रॉस द डेजर्ट स्काई। स्कर्टेड अक्रॉस का मतलब हो गया टू मूव वेरी फास्ट। तो जो डार्क क्लाउड्स थे, डार्क वैलिड क्लाउड्स हो गया मतलब डार्क कलर क्लाउड्स, दे वर मूविंग वेरी फास्ट एट दैट टाइम व्हेन ही वाज टेकन आउट फ्रॉम द टॉम। द डेजर्ट स्काई, डेजर्ट स्काई हम किसको कहेंगे? द क्लियर स्काई। मतलब उस वक्त जब तक उसको निकाला नहीं गया था तब तक तो बिल्कुल एटमॉस्फेयर नीट एंड क्लीन था। स्काई जो था वो बिल्कुल बिना, दैट वाज क्लाउडलेस। लेकिन जैसे ही उसको निकाला गया क्लाउड फॉर्मेशन शुरू हो गई। एंड नाउ वर वेलिंग द स्टार्स इन कास्केट ग्रे। बेल किसको बोलेंगे? बेल से बना है वर्ड वेलिंग। बेल होता है घूंघट, जो औरतें अपने चेहरे को ढकने के लिए कपड़ा यूज करती हैं, उसको घूंघट कहते हैं हम। तो बेलिंग द स्टार्स, तो ये जो डार्क क्लाउड्स थे, दे कवर्ड द स्टार्स, उन्होंने जो स्टार्स को ढक लिया इन कैस्केट ग्रे। तो कैस्केट किसके लिए वर्ड यूज करते हैं? ये ज्यूल बॉक्स के लिए हम वर्ड यूज करते हैं कैस्केट। और ग्रे जो है वो इट इज द कलर ऑफ द क्लाउड्स। तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे जो स्टार्स हैं उनको, स्टार्स को किसी बॉक्स में बादल के साथ ढककर रख दिया हो। तो इस तरह का वहां पर सीन जो था वो देखने को मिला। It was 6 PM on 5 January 2005। ये 5 जनवरी 2005 की बात है। लगभग सायं 6 बजे
The world's most famous mummy glided headfirst into a CT scanner brought here to probe the lingering medical mysteries of this little understood young ruler. तो 5 जनवरी 2005 को शाम के 6 बजे ये जो टट की मम्मी थी, अब मम्मी किसको कहेंगे? मम्मी हम कहते हैं जो कोई डेड बॉडी को संभाल कर रखा जाता है, प्रिजर्व्ड डेड बॉडी, उसके लिए वर्ड है मम्मी. मम्मी मीन्स परिरक्षित शब्द, इट मीन्स प्रिजर्व्ड डेड बॉडी. ग्लाइडेड का मतलब होता है टू मूव स्मूथली. ग्लाइड किसको कहेंगे? धीरे से आगे पुश करना बड़े स्मूथ तरीके से. सो टू मूव स्मूथली, दैट इज ग्लाइडेड. सो इट वॉज द मोस्ट फेमस मम्मी. किंग टट्स मम्मी वॉज द मोस्ट फेमस मम्मी इन द वर्ल्ड. क्योंकि ये because its death was a mystery, so its head was glided first into the CT scanner. आप जब भी कभी हॉस्पिटल में जाएंगे तो आप देखेंगे जो CT स्कैनर मशीन होती है उसमें पहले हेड को आगे धकेला जाता है, उसके बाद आगे की बॉडी को धकेला जाता है. तो उसका सर जो था उसमें उसको हल्के से पुश किया गया. दैट वाज ग्लाइडेड अहेड. ब्रॉट हियर टू प्रोब. प्रोब का मतलब होता है टू इन्वेस्टिगेट, जांचना. वो इसलिए उसको वहां पर लाया गया था सीटी स्कैनर को, ताकि जांच की जा सके द लिंगरिंग मेडिकल मिस्ट्रीज ऑफ दिस लिटिल अंडरस्टूड यंग रूलर. लिंगरिंग का मतलब होता है, लिंगरिंग मीन लॉन्ग लास्टेड, जो लंबे समय से कोई चीज लटकी हुई है उसके लिए वर्ड है लिंगरिंग. सो जो लॉन्ग लास्टेड मेडिकल मिस्ट्रीज थी उसको पता लगाने के लिए, उसकी जांच करने के लिए सीटी स्कैनर को वहां पर लाया गया था. Who died more than 3,300 years ago. और इसको मरे हुए किंग टट को लगभग 3300 वर्ष का समय हो गया था. All afternoon the usual line of tourists from around the world had descended into the cramped rock-cut tomb some 26 feet underground to pay their respects. So a number of tourists were there to pay their homage to the King Tut. वो उसको रिस्पेक्ट देने के लिए टूरिस्ट जो थे वो पूरी दुनिया से वहां पर आए थे. They were there from around the world to pay their respect. और ये जो टॉम जो थी, टट टॉम, ये इट वॉज 26 फीट अंडरग्राउंड, नीचे थी ये, और इसको एक चट्टान को काटकर इस टॉम को बनाया गया था. इट वॉज रॉक कट टॉम. और ये कहा, डिसेंड का मतलब होता उतरना, नीचे उतरना. तो ये टूरिस्ट, क्योंकि ये 26 फीट डीप थी तो टूरिस्ट उतर रहे थे. तो कहां से उतर रहे थे? क्रैम्प्ड का मतलब होता है एक बहुत तंग जगह, कोई दरार जैसी जगह, उसको हम क्रैम्प्ड कहेंगे. तो वहां से उतर रहे थे. They gazed at the murals on the walls. तो म्यूरल्स किसको कहेंगे? वॉल पेंटिंग को कहेंगे म्यूरल्स. सो दे वर लुकिंग एट द वॉल पेंटिंग. वो वॉल पेंटिंग को देख रहे थे जो टूरिस्ट थे. ऑफ द वेरियल चैम्बर, जहां पर उस जो चैम्बर बना था जहां पर उसको दफनाया गया था. एंड पियर्ड एट हर्स गिल्डेड फेस. पियर्ड का मतलब होता है देखना. सो वे उसके जो सोना जड़ित चेहरा था, गिल्डेड फेस हो गया. द फेस कवर्ड विद गोल्ड और पेंटेड विद गोल्ड, उसको कहेंगे गिल्डेड फेस. सो दे वर लुकिंग एट हिज फेस. उसका जो चेहरा था उसको देख रहे थे. द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ हिज ममी शेप्ड ऑटर कॉफिन लिड. लिड किसको कहेंगे? जो ऑटर पार्ट ऑफ कॉफिन दैट इज यूज्ड टू कवर, तो उसको लिड कहेंगे. तो लिड किसको कहेंगे? ढक्कन को कहेंगे. तो इसमें सबसे चौंकाने वाली बात थी, द मोस्ट स्टनिंग फीचर, द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ दिस ममी वाज इट्स आउटर कॉफिन लिड. जो इसका जो ढक्कन था, कॉफिन किसको कहेंगे? डेड बॉडी को रखने के लिए जो बॉक्स बना होता है उसको कॉफिन कहते हैं. ये जो बक्सा है इसको हिंदी में ताबूत कहते हैं और इंग्लिश में इसको कॉफिन कहते हैं. तो उसका जो ढक्कन था ऊपर का, वो सभी को हैरान करने वाली बात थी सभी के लिए. दैट वाज द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर एट दैट टाइम. सो सम विजिटर्स रीड फ्रॉम गाइड बुक इन अ विस्पर. तो कुछ एक तो जो विजिटर थे, कुछ एक जो टूरिस्ट थे, वो गाइड बुक को बहुत धीरे से पढ़ रहे थे. दे वर रीडिंग द गाइड बुक इन वेरी लो वॉइस.
विस्पर का मतलब होता है काना, मतलब धीरे से पढ़ना, धीरे से बात करना। अदर्स स्टूड साइलेंटली, और कुछ एक जो थे, जो दूसरे थे, वो बिल्कुल चुपचाप खड़े थे। दे वर स्टैंडिंग क्वाइटली, परहैप्स पॉन्डिंग टर्स अनटाइमली डेथ। सो परहैप्स दे वर थिंकिंग अबाउट टर्स डेथ। पॉन्डर का मतलब होता है सोच विचार करना। सो वो टर्ट की मृत्यु के बारे में सोच रहे थे। अनटाइमली डेथ इसलिए हम कह रहे हैं बिकॉज दैट वॉज अनएक्सपेक्टेड डेथ, क्योंकि समय से पहले हो गई थी, बिल्कुल यंग था वो, तब मर गया था। इन हिज लेट टीन्स, लेट टीन हम किसके लिए यूज करेंगे? टीन मैंने बता दिया, टीनेजर के लिए हो गया, लेकिन लेट टीन तो उसका जो टीन का जैसे 13 to 19 है, तो लेट टीन आपका हो जाएगा 16, 17 या 18, 18 ईयर्स या 19 ईयर्स, वो लेट टीन में आ जाएगा। और वंडरिंग विद ए शिवर, शिवर होता है कंपन, तो हैरानी से वो कांप भी रहे थे। इफ द फेरोज कर्स, डेथ और मिसफॉर्चून फॉलिंग अपॉन दोज हु डिस्टर्ब्ड हिम वाज रियली ट्रू। तो अकॉर्डिंग टू फेरोज कर्स, अगर फेरो के श्राप की बात करें, उसके अभिशाप की बात करें, तो इट वॉज थॉट दैट द डेथ और मिसफॉर्चून वुड बिफॉल टू देम हु विल डिस्टर्ब हिम। जो उसको डिस्टर्ब करेगा उसका, उसके साथ बुरा होगा, ऐसा भी वो मान रहे थे। सो वॉज रियली ट्रू, तो ऐसा लग रहा था कि ये सच था। The mummy is in very bad condition because of what Carter did in 1920, said Jahi Hawass. Jahi Hawass gave a statement that the mummy is in very bad condition. Jahi Hawass ने कहा कि मम्मी जो है उसकी स्थिति बिल्कुल खराब थी। यहाँ किस मम्मी की बात हो रही है? वी आर टॉकिंग अबाउट किंग टर्स डेड बॉडी, प्रिजर्व डेड बॉडी। तो उसको कहा गया कि इट इज इन वेरी बैड कंडीशन एंड इट वॉज ड्यू टू व्हाट कार्टर डिड इन 1920s, और इसके लिए कार्टर को दोषी ठहराया गया। अब जाही हवास कौन था? हु वाज जाही हवास? ही वाज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटीज। सो एज ही लीन ओवर द बॉडी फॉर ए लॉन्ग फर्स्ट लुक, जैसे ही वो किंग टर्स की मम्मी को देखने के लिए झुका, पहली बार उसको देखने के लिए झुका, तो उसने ये स्टेटमेंट दी कि द डैमेज हैड बीन डन टू द मम्मी। कार्टर, हॉवर्ड कार्टर, पूरा नाम है इसका हॉवर्ड कार्टर, दैट इज वॉज द ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट। अब हु वॉज हॉवर्ड कार्टर? इट्स आंसर इज ही वॉज द ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट। अब आर्कियोलॉजिस्ट किसको कहेंगे? आर्कियोलॉजिस्ट इज अ पर्सन हु स्टडी द ह्यूमन हिस्ट्री, उसको हम आर्कियोलॉजिस्ट कहेंगे। हु इन 1922 डिस्कवर्ड टर्ट्स टॉम्ब आफ्टर इयर्स ऑफ फ्यूटाइल सर्चिंग। फ्यूटाइल का मतलब होता है यूजलेस, तो काफी समय के बाद उसने ही डिस्कवर टर्ट्स टॉम्ब इन 1922, 1922 में उसने इसकी टर्ट की जो मकबरा था उसकी खोज की। दो its contents, though hastily ransacked in antiquity, were surprisingly complete. So he found a strange thing at that time, that the content of King Tut's mummy, they were found complete. उसको बिल्कुल सुरक्षित पाया गया, because most of the mummies at that time, that is in antiquity, they were robbed by the thieves. ransacked का मतलब होता है लूट लेना, तो उनको hastily मीन जल्दबाजी में, तो बाकी की जो मम्मीज थी उनको तो लूट लिया गया था, पर ये किंग टर्ट्स की जो मम्मी थी उसको बिल्कुल कंप्लीट पाया गया। दे रिमेन द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन। और किंग टर्ट की मम्मी की बात करें तो इट वॉज द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन, ये सबसे अमीर मम्मी इसको कहा जाता है। एवर फाउंड एंड हैव बिकम ए पार्ट ऑफ फेरोज लेजेंड। तो इसी वजह से ये उस राजा की एक लेजेंड बन गया, यानी कि कहानी बाद में बन गई। Stunning artifacts in gold. Artifacts mean work of art. So work with gold. Their eternal brilliance meant to guarantee resurrection. Resurrection mean regenerate, to give back life. Caused a sensation at the time of discovery. So when the Tut's tomb was discovered, it was a great sensation at that time. ये उस वक्त उसने सनसनी फैला दी, सेंसेशन का मतलब हो गया सनसनी। एंड स्टिल गेट द मोस्ट अटेंशन
एंड इवन नाउ इट इज गेटिंग द मोस्ट अटेंशन, अभी भी इसको ज्यादा तवज्जो जो है वो दी जा रही है. बट टट वॉज ऑल्सो वेरी with everyday things. So what was the strange thing about this mummy? That King Tut's dead body that was buried along with everyday things, जो रोजमर्रा की चीजें हैं उनके साथ उसको दफनाया गया था. He would want in the afterlife. It was their belief that he will use all these things after life. यानी कि उसको वो अपनी मृत्यु के बाद इन सभी चीजों को यूज करेगा. So this was the reason that why his dead body was buried with everyday things. The things which were buried along with King Tut's body, they are board games, bronze razor, linen undergarments, and cases of food and wine. So these were the things which were buried along with King Tut's body. After months of careful recording the pharaoh's funerary treasure, ये funerary treasure किसको कहा जा रहा है? जो डेड बॉडी के साथ जो बहुमूल्य चीजों को जो रखा जा रहा है, that is treasure. treasure किसको कहेंगे? खजाना. So Carter began investigating his three-nested coffin. Three nested का मतलब हो गया three layers, one in the other. तो this coffin was three nested. ये जो ताबूत था जिसमें किंग टट की डेड बॉडी को रखा गया था, it was three nested coffin. तो इसको रिकॉर्ड करने के लिए आफ्टर मंथ्स ऑफ केयरफुली रिकॉर्डिंग द फेरोज फ्यूनरी ट्रेजर, इसको महीनों लग गया इसको रिकॉर्ड करने के लिए, जो भी खजाना वहां का था उसकी सूची बनाने के लिए. ओपनिंग द फास्ट ही फाउंड अ श्रॉड adorned with garlands of willow and olive leaves, wild celery, lotus petals and corn flowers, the faded evidence of a burial in March or April. तो जैसे हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था कि दिस कॉफिन वॉज थ्री नेस्टेड. तो व्हेन ही ओपन द फर्स्ट, जब पहली परत को खोला तो उसने क्या देखा, वहां पर क्या पाया? ही फाउंड ए श्राउड. श्राउड मीन कफन, ए क्लॉथ यूज टू रैप द डेड बॉडी, इसको श्राउड कहेंगे. तो जो कफन जो था दैट वाज अडॉर्न्ड विद गार्लैंड्स ऑफ बिलो. बिलो इट इज द नेम ऑफ अ ट्री. ये जो मैंने इमेज भी यहाँ पर दर्शाई है, बिलो और वाइल्ड सिलरी. तो इनकी जो पत्तियां हैं, जैसे ऑलिव लीव जैतून की पत्तियां, वाइल्ड सिलरी अजवाइन, जंगली अजवाइन, और कमल की पत्तियां, लोटस पेटल्स एंड कॉर्न फ्लावर्स, और मक्के के जो फूल जो थे उनके साथ जो फर्स्ट लेयर जो थी उसके साथ सजी हुई थी. अडॉर्न का मतलब दैट वाज डेकोरेटेड विद these things, the faded evidence, and it was clear that all these things shows that he was buried in the month of March or April. When he finally reached the mummy, though he ran into trouble, तो he was in trouble. उसको मुश्किल में वो फंस गया जब वो मम्मी तक पहुंचा. The ritual resin had hardened. अब रेसिन किसको कह रहे हैं? रेसिन मीन स्टिकी सब्सटेंस, और आप ग्लू जो होती है उसको आप रेसिन कह सकते हैं. तो जो रेसिन यूज किया गया था दैट वाज हार्डन्ड, वो बिल्कुल सख्त हो चुका था, कठोर हो चुका था, सीमेंटेड हो चुका था. अब रिचुअल रेसिन, अब जो उसको दफनाते वक्त या उसकी डेड बॉडी को प्रिजर्व करने के लिए जो रेसिन लगाया था दैट हैड बिकम हार्डन्ड, वो बिल्कुल कठोर हो गया था. सीमेंटिंग टट टू द बॉटम ऑफ हिज सॉलिड गोल्ड कॉफिन. जो गोल्ड कॉफिन जो था, उसका जो कॉफिन था दैट वाज मेड ऑफ गोल्ड, तो उसको उसने बिल्कुल चिपका दिया था किंग टट की बॉडी को. जो रेसिन जो था उससे वो पूरी तरह से चिपक गई थी. No amount of legitimate force could move them. So no amount of proper force could move them. अब वो जो डेड बॉडी थी उसको चाहे जितना मर्जी आप फोर्स लगा दो वो नहीं हिल रही थी. दैट वाज नॉट मूविंग. कार्टर रोट लेटर, ये बाद में कार्टर ने लिखा. लेजिटिमेट मीन प्रॉपर. व्हाट वाज टू बी डन, ये कार्टर ने लिखा कि अब क्या किया जाना चाहिए था. व्हाट वाज टू बी डन, अब क्या करना था. द सन कैन बीट डाउन लाइक ए हैमर, दिस फॉर सॉट इन द इजिप्ट, एंड कार्टर ट्राइड टू यूज
it to loosen the resins. अब उस टाइम ये जो सूर्य जो था, द सन कैन बीट डाउन लाइक ए हैमर, उसका बहुत ही तेज उसकी जो रोशनी जो थी, गर्मी जो थी, वो हथौड़े की तरह पड़ रही थी इजिप्ट में। और कार्टर ने सोचा कि मैं आई हैड टू यूज इट टू लूजन द रेसिन, कि मैं इसको यूज करता हूं ब्लेजिंग सनशाइन को, ताकि ये जो रेसिन है, द स्टिकी सब्सटेंस दैट कैन बी लूजन, ताकि वो थोड़ा नरम पड़ जाए। फॉर सेवरल आवर्स ही सेट द ममी आउटसाइड इन ब्लेजिंग सनशाइन दैट हीटेड इट टू 149 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो कई घंटों तक उसने जो ममी जो थी उसको बाहर धूप में रखा, एंड इट वॉज अ ब्लेजिंग सनशाइन, इट मीन्स इट वॉज वेरी हॉट, एंड दैट हीटेड इट अप टू 149 डिग्री फ़ारेनहाइट। इतने टेम्परेचर तक उसने उस बॉडी को हीट कर दिया, बट नथिंग वर्स्ड, इट मीन्स इट मेड नो डिफरेंस। नथिंग वर्स्ड मीन इट मेड नो डिफरेंस, कोई फर्क नहीं पड़ा। ही रिपोर्टेड विद द साइंटिफिक डिटैचमेंट दैट the consolidated material had to be chiseled away from beneath the limbs and trunk before it was possible to raise the King Tut's remain. अब कार्टर क्या लिखता है कि he has to use the chisel to remove the King Tut's mummy from its coffin. चिजल किसको कहेंगे? चिजल ये जो लोहे का कोई भी नुकीली चीज है, शेनी जो है, उसको हम चिजल कहते हैं। तो कार्टर लिखता है कि उसको चिजल का सहारा लेना पड़ा, ताकि वो उसकी जो बॉडी पार्ट्स है, जैसे लिंग या ट्रंक, जो उसका धड़ जो है, उसको नीचे से अलग करे, टू रेज द रिमेन्स ऑफ बॉडी ही यूज्ड अ चिजल। उसने चिजल का इस्तेमाल किया। जब उसने देखा कि जो ब्लेजिंग सनशाइन है उससे भी फर्क नहीं पड़ा, तो उसके बाद एट लास्ट ही यूज्ड अ चिजल, उसने बाद में शेनी का इस्तेमाल किया। In his defense, Carter really had a little choice. If he hadn't cut the mummy free, thieves most certainly would have circumvented the guards. अब circumvented का मतलब होता है to deceive, धोखा देना, to cheat। अब अपने बचाव में कार्टर क्या लिखता है कि उसके पास और कोई विकल्प नहीं था। कार्टर रियली हैड अ लिटिल चॉइस। इफ ही हैडंट कट द मम्मी फ्री, अगर वो मम्मी को चिजल से नहीं काटता, उसको वहां से नहीं हटाता, थीव्स मोस्ट सर्टेनली वुड हैव सर्कमवेंटेड द गार्ड। तो जो थीव्स जो थे वो गार्ड को धोखा दे सकते थे। दे कैन डिसीव द गार्ड्स एंड रिप इट अपार्ट टू रिमूव द गोल्ड। और रिप का मतलब होता है फाड़ देना। तो वो उस गोल्ड को वहां से हटा लेते मम्मी से और उसको ले जाते। इन टट्स टाइम द रॉयल्स वर फैबुलसली वेल्दी। अब हम टट के टाइम की बात करें तो एट द टाइम द रॉयल्स वर वेरी रिच, वो बहुत ही अमीर हुआ करते थे। एंड दे थॉट और होप दे कुड टेक देयर रिचेस विद देम। और वो ऐसा विश्वास करते थे कि वो अपनी चीजें जो है वो उनको साथ ले जा सकते हैं मृत्यु के बाद भी। सो दे कुड टेक देयर रिचेस विद देम इवन आफ्टर देयर डेथ फॉर देयर डेली यूज। ऐसा इट वॉज देयर बिलीफ, ऐसा उनका मानना था। सो दैट वॉज वाई किंग टट्स बॉडी वॉज वेरिड अलॉन्ग विद गिल्डेड ट्रेजर एंड द थिंग्स ऑफ डेली यूज। फॉर हिज जर्नी टू द ग्रेट बियॉन्ड, किंग टट वॉज द लेविश्ड विद ग्लिटरिंग गुड्स। अब आगे की यात्रा के लिए, अब आगे की यात्रा कौन सी? जो मरने के बाद वो जाएगा, यानी जो वो विश्वास करते थे। किंग टट वॉज लेविश्ड विद ग्लिटरिंग गुड्स, इसी वजह से किंग टट को बहुत सारी सुनहरी चीजों के साथ रखा गया, जिसमें क्या क्या था? प्रेशियस कॉलर्स, इनलेड नेकलेसेस एंड ब्रेसलेट्स, रिंग्स, एम्यूलेट्स, a ceremonial apron, sandals, shoes for his fingers and toes, and now the iconic inner coffin and mask, all of pure gold. अब these were the things which were placed along with King Tut's mummy. तो कौन कौन सी चीजें थी? जैसे प्रेशियस कॉलर हो गया या नेकलेस हो गया। नेकलेस किसको बोलते हैं? गले का जो हार होता है उसको नेकलेस। और ब्रेसलेट जो आप कलाई के ऊपर बांधते हैं, ब्रेसलेट, कोई कंगन वगैरह। फिर रिंग्स, अंगूठियां हो गई। एमुलेट्स, एमुलेट्स किसको बोलते हैं? ताबीज को बोलते हैं। ये जो मैंने
पिक्चर यहाँ पर दर्शाई है। फिर सेरेमोनियल एप्रन, एप्रन किसको बोलेंगे? कपड़ा। तो जो किसी त्योहार के मौके के ऊपर जो कपड़े डाले जाते हैं उसके लिए हम सेरेमोनियल एप्रन यूज कर रहे हैं। जैसे सैंडल्स थे। फिर शीज फॉर फिंगर, उंगलियों के लिए जो कवर करने के लिए होता है जो चीज, उसको हम शीज बोलते हैं। तो उंगलियों और अंगूठों को कवर करने के लिए शीज। एंड नो आइकॉनिक इन कॉफिन एंड मास्क ऑल ऑफ प्योर गोल्ड। इस सारी चीजें, यहाँ तक कि कॉफिन भी, ये सारा जो था दैट वाज मेड ऑफ प्योर गोल्ड, शुद्ध सोने की चीजें थी ये सारी। टू सेपरेट टट फ्रॉम हिज एडॉर्नमेंट्स, एडॉर्नमेंट्स किसको कहेंगे? जो भी आपके ऑर्नामेंट्स होंगे, सजावट की चीजें, उसको एडॉर्नमेंट कहा जा रहा है। तो टट को एडॉर्नमेंट से अलग करने के लिए, सेपरेट होता है अलग करना, कार्टर्स मैन रिमूव द ममीज हेड। जो कार्टर के जो आदमी थे उन्होंने जो मम्मी का जो सर था उसको अलग किया, रिमूव होता है हटाना। एंड सीबियर्ड, सीबियर्ड मीन टू कट एंड रिमूव नियरली एवरी मेजर जॉइंट। जो भी उसके जो प्रमुख जोड़ थे, मेजर जॉइंट थे, उनको काटा और अलग किया। वंस दे हैड फिनिश्ड, एक बार जब उनका ये काम पूरा हो गया, व्हेन दे कंप्लीटेड, दे रीअसेंबल द रिमेन्स। रिमेन्स किसको कहेंगे? अवशेष कहेंगे। द पार्ट्स ऑफ डेड बॉडी, रिमेन्स मीन द पार्ट्स ऑफ डेड बॉडी। So after that they reassembled the parts of dead body on a layer of sand. जो रेत की परत के ऊपर उन्होंने डेड बॉडी के पार्ट्स को, रिमेन्स को फिर से इकट्ठा किया। रीअसेंबल्ड का मतलब हो गया फिर से इकट्ठा करना। इन ए वुडन बॉक्स, एक लकड़ी के बक्से में, विद पैडिंग दैट कंसील्ड द डैमेज। सो इन ऑर्डर टू कंसील द डैमेज दे डिड पैडिंग, पैडिंग उसकी की गई, मतलब कि पैड साइड में लगाए गए, पैड कोई भी कुशन है उसको हम पैडिंग कहेंगे। तो ताकि उसका जो डैमेज जो है, नुकसान जो है, उसको छुपाया जा सके। द बेड वेयर टट रेस्ट नाउ, सो इट इज दैट बेड वेयर किंग टट रेस्ट नाउ। आर्कियोलॉजी हैज चेंज्ड सब्सटेंशियली इन द इंटरवेनिंग डिकेड्स। अब आर्कियोलॉजी जो है वो बहुत ज्यादा उसमें बदलाव आया है। इंटरवीन का मतलब होता है टू ऑकर इन बिटवीन, बीच में आना। डिकेड हो गया आपका पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, दशक को हम डेकेड्स कहेंगे। तो आर्कियोलॉजी की फील्ड जो है, अ ग्रेट चेंज हैज कम इन द फील्ड ऑफ आर्कियोलॉजी। इट फोकस लेस ऑन ट्रेजर। आर्कियोलॉजी जो है अब ट्रेजर के ऊपर इतना ध्यान नहीं देती है। ट्रेजर किसको कहेंगे? खजाने को कहेंगे। And more on the fascinating details of life and intriguing mysteries of death. मृत्यु के जो रहस्य है, mysteries of death. Intriguing का मतलब which arouse curiosity, जो रुचि पैदा करें, उसके लिए वर्ड है intriguing. So intriguing mysteries of death. So it means nowadays archaeologists want to know the cause of death. They want to know the mysteries of death. They do not focus on treasure nowadays, so it also uses more sophisticated tools. Archaeologists जो है वो बहुत ही sophisticated tool use करते हैं. It means they use modern tools including medical technology. उसमें medical technology भी शामिल है, include होता है शामिल करना. In 1968, more than 40 years after Carter's discovery, an anatomy professor x-rayed the mummy and revealed a startling fact. तो 1968 की बात है, in 1968. So when Carter discovered Tut's tomb, he discovered that in 1922. So after 40 years, more than 40 years, तो 1922 के बाद 1968 की बात कर रहे हैं, तो 40 वर्ष से ज्यादा टाइम हो गया। तो एक जो एनाटॉमी प्रोफेसर है, एनाटॉमी किसको कहेंगे? अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद ह्यूमन ऑर्गन्स, ह्यूमन बॉडी पार्ट्स को जो डील करती है साइंस, उसको हम एनाटॉमी कहेंगे। तो उसके प्रोफेसर ने ही क्या किया कि उसने जो मम्मी थी उसका एक्सरे किया। ही एक्सरेड द मम्मी एंड रिवील्ड अ स्टार्टलिंग फैक्ट एंड ही ब्रॉट स्टनिंग फैक्ट्स। वो उसमें चौंका देने वाले तथ्य सामने लाया। स्टार्टलिंग का मतलब होता है चौंका देना और फैक्ट हो गया तथ्य। सो ही ब्रॉट स्टनिंग फैक्ट beneath the resin that cakes his chest, his breastbone and front ribs are missing. तो उसने कौन से स्टार्टलिंग फैक्ट बताए कि जो किंग टट था उसकी जो सामने की जो पसलियां हैं,
फ्रंट रिब्स, रिब्स किसको कहेंगे, पसली को कहेंगे, और ब्रेस्ट बोन, छाती की जो हड्डी थी उसको उसने बोला कि ये बॉडी से गायब है, दे फाउंड मिसिंग। ये एनाटॉमी प्रोफेसर ने जानकारी दी। टुडे डायग्नोस्टिक इमेजिंग कैन बी डन विद कंप्यूटर टोमोग्राफी। आज की डेट में जो उपचार है वो सीटी स्कैनिंग से किया जाता है। डायग्नोस्टिक का मतलब हो गया टू गिव ट्रीटमेंट, दैट इज डायग्नोस्टिक। तो सीटी की फुल फॉर्म है कंप्यूटर टोमोग्राफी। अब कंप्यूटर टोमोग्राफी क्या होती है, ये कैसे की जाती है, यहां पर इसका बताया गया है कि इन सीटी स्कैन, इन कंप्यूटर टोमोग्राफी hundreds of x-rays in cross section are put together। ये बताया गया है कि सीटी स्कैनिंग कैसे की जाती है। सैकड़ों की संख्या में एक्सरे को इकट्ठा डाला जाता है, लाइक ए स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, एक रोटी के टुकड़े की तरह। स्लाइस किसको बोलेंगे, टुकड़ा। टू क्रिएट ए 3 डायमेंशनल वर्चुअल बॉडी, जिससे कि 3D बॉडी जो है वो क्रिएट की जा सके। बट मोर वुड अ सीटी स्कैन रिवील ऑफ टच देन द एक्सरे। अब ये जो एक्सरे ने बताया था रिवील होता है, टू शो, दर्शाना, उससे ज्यादा जो है वो सीटी स्कैन ने बताया। एंड कुड इट आंसर 2 ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन स्टिल। और ये जो सीटी स्कैनिंग थी, इट कैन आंसर द लिंगरिंग क्वेश्चन, एंड दे आर हाउ डिड ही डाई, कि वो कैसे मरा, एंड हाउ ओल्ड वाज ही एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, और जब वो मरा तो उसकी एज कितनी थी। सो दीज वर द लिंगरिंग क्वेश्चन विच हैज टू बी आंसर्ड। सो सीटी स्कैन कैन डू इट। सीटी स्कैन ये कर सकता था, कैन आंसर दीज क्वेश्चंस। किंग टर्स डिमाइज वाज अ ग्रेट इवेंट इवन बाय रॉयल स्टैंडर्ड। जहां तक रॉयल स्टैंडर्ड की बात करें, शाही अंदाज की बाट करें, रॉयल किसको कहेंगे, शाही को, तो जो किंग टट की मृत्यु थी वो एक बहुत बड़ी घटना थी। डिमाइस मीन मृत्यु। सो किंग टट डेथ वाज अ ग्रेट इवेंट इवन बाय द रॉयल स्टैंडर्ड। ही वाज द लास्ट ऑफ हिज फैमिली लाइन। अब क्यों थी ये बहुत बड़ी घटना, बिकॉज ही वाज द लास्ट ईयर ऑफ हिज फैमिली। वो अपने परिवार का अंतिम वंशज था। एंड हिज फ्यूनरल वाज द डेथ ऑफ रैटल ऑफ अ डायनेस्टी। डायनेस्टी किसको कहेंगे, लाइन ऑफ किंग, राजाओं की जो पंक्ति है, राजवंश, उसको हम डायनेस्टी कहेंगे। तो उसके साथ ही किंग टट की मृत्यु के साथ ही उस राजवंश का भी अंत हो गया। बट द पर्टिकुलर्स ऑफ हिज पासिंग अवे एंड इट्स आफ्टरमैथ आर अनक्लियर। लेकिन जो उसका चले जाना, हिज पासिंग अवे एंड the cause of his death, they are unclear। वो अभी भी अस्पष्ट है। unclear mean they are mystery, वो भी अभी रहस्य है। he was a powerful pharaoh who ruled for almost 4 decades। अब Amenhotep III की बात की जा रही है। Amenhotep III, 3 mean 3rd generation, Tut's father और grandfather। ये कौन था Amenhotep III? he was the Tut's father और grandfather, पिता या दादा, अभी क्लियर नहीं है इसमें फादर है या ग्रैंडफादर है। वॉज ए पावरफुल फैरो, वो एक शक्तिशाली शासक था। फैरो किसको कहेंगे, राजा को कहेंगे। जो इजिप्ट है उस कंट्री में जो किंग है उसके लिए फैरो वर्ड यूज किया जाता है। हु रूल्ड फॉर ऑलमोस्ट 4 डेकेड्स। ये जो एमेनहोटेप III था, ही रूल्ड फॉर 4 डेकेड्स, almost 40 years he ruled there। उसने 40 वर्ष राज किया at the height of 18th dynasty golden age। और उसका जो ये शासन था ये एक गोल्डन एज माना जाता है, एक सुनहरा, उस वक्त का सुनहरा पीरियड था। इट वॉज ए गोल्डन पीरियड एट दैट टाइम। उसके बाद आया उसका सन अमेनहोटेप IV। ही सक्सीडेड हिम मतलब उसके बाद अमेनहोटेप IV आया। एंड इनिशिएटेड वन ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट पीरियड इन द हिस्ट्री। और उसने बिल्कुल एक अजीब सा इतिहास रचा। उसने अपना अलग एक अजीब किस्म का उसने शासन किया। ऑफ एंशिएंट इजिप्ट, प्राचीन मिस्र में। ये अमेनहोटेप IV का इमेज यहाँ पर दिया गया है। उससे पहले अमेनहोटेप III
एमेनहोटेप 3 का इमेज भी मैंने यहाँ पर दर्शाया है। तो इसके बाद आया एमेनहोटेप 4। तो इसने एक अजीब किस्म का शासन किया। द न्यू फेरो प्रोमोटेड द वर्शिप ऑफ एटन। तो इसमें कौन सा स्ट्रेंज बात थी? ही प्रमोटेड द वर्शिप ऑफ एटन। उसने जो एटन था उसकी पूजा को बढ़ावा दिया। प्रमोट होता है बढ़ावा देना। नो हु वाज एटन? ही वाज द सन डिस्क और सन गॉड। जो सूर्य देवता है उसको एटन का नाम दिया। चेंज हिज नेम टू अखनेतन। उसने उसका नाम बदलकर अखनेतन रख दिया। और सब सर्वेंट ऑफ द एटन, जिसका मतलब है एटन का नौकर। अब एटन किसको कहा जा रहा है? सन डिस्क को कहा जा रहा है, सन गॉड को कहा जा रहा है एटन। एंड मूव्ड द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम द ओल्ड सिटी ऑफ थीव्स टू द न्यू सिटी ऑफ अक्टेटन। अब उसने एक और काम किया। जो धार्मिक राजधानी थी, जो रिलीजियस कैपिटल थी, उसको ओल्ड सिटी ऑफ थीव्स से चेंज करके ही ब्रॉट इट टू द अक्टेटन। वो उसको अक्टेटन के शहर में ले आया, न्यू सिटी ऑफ अक्टेटन, नाउ नोन एज अमरना। अब इसको किस नाम से जाना जाता है? ये जो रिलीजियस कैपिटल है इसको अब अमरना के नाम से जाना जाता है। ये एमेनहोटेप 4 ने ये काम किया। ही फर्दर शॉक्ड द कंट्री बाय अटैकिंग अमून। अब उसने एक और झटका दिया कंट्री को। उसने जो अमून था, अमून कौन था? ही वॉज अ मेजर गॉड एट दैट टाइम। उस टाइम वो वहां का प्रमुख देवता था। स्मैशिंग हिज इमेजेस एंड क्लोजिंग हिज टेम्पल। तो एमेनहोटेप 4 ने क्या किया? उसके जो भी उसकी मूर्तियां थी उसको तोड़ दिया गया। स्मैश होता है तहस नहस कर देना। एंड ही क्लोज्ड हिज टेम्पल्स। और उसने उसके जो मंदिर थे उनको बंद कर दिया। इट मस्ट हैव बीन ए हॉरिफिक टाइम से रे जॉनसन। अब रे जॉनसन कहता है कि ये बहुत ही ड्रावना समय था। हॉरिफिक मीन टेरिबल। डायरेक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ चिकागो रिसर्च सेंटर इन लक्सर। अब रे जॉनसन कौन है? ये डायरेक्टर है इस इंस्टीट्यूट का जो मैंने अभी पढ़ी, द साइट ऑफ एन एंशिएंट थीव्स। द फैमिली दैट हैड रूल्ड फॉर सेंचुरी वाज कमिंग टू एन एंड। तो इस तरह से ये जो परिवार जो कई वर्षों से वहां पर राज करता आ रहा था, द फैमिली दैट हैड रूल्ड देयर फॉर मेनी इयर्स, दैट केम टू एन एंड, उसका अंत हो गया। एंड देन अखनेतन बेंट अ लिटिल बेकी। और उसके बाद अखनेतन जो था वो थोड़ा पागल हो गया। बेकी किसको कहेंगे? पागल को कहेंगे। क्रेजी हो गया। बेकी मीन क्रेजी। आफ्टर अखनेतन्स डेथ ए मिस्टीरियस रूलर नेम्ड स्मेनखेखरे अपीयर्ड ब्रीफली एंड एग्जिटेड विद हार्डली ए ट्रेस। अब एमेनहोटेप 4 के बाद कौन आया? एमेनहोटेप ने अपना जो नाम बदल कर रख लिया था अखनेतन। तो जब उसकी डेथ हो गई तो उसके बाद एक बहुत ही रहस्यमय शासक और मिस्टीरियस रूलर जिसका नाम था स्मेनखेखरे, वो आया। लेकिन वो आया बहुत ही अपीयर्ड फॉर ए वेरी शॉर्ट पीरियड। बहुत ही कम समय के लिए वो आया और चला गया। एंड एग्जिटेड मतलब चला गया। विद हार्डली ए ट्रेस। उसका कोई निशान नहीं वहां पर मिला। कोई निशान नहीं है उसके बारे में, कोई भी ट्रेस नहीं है। ट्रेस मीन निशान। एंड देन अ वेरी यंग टटनखेटन टुक द थ्रोन किंग टट्स एज ही वाइडली नोन टुडे। अब उसके बाद ये जो स्मेनखेखरे था, जिसको बोला गया कि बहुत ही कम समय के लिए आया और उसका कोई पता भी नहीं चला, उसके बाद एक बहुत ही यंग रूलर आया, ए वेरी यंग रूलर हु वाज टटनखेटन। उसका नाम था टूटनखेटन। एंड टुक द थ्रोन। थ्रोन मीन सिंहासन। उसने सिंहासन संभाला। थ्रोन वो गद्दी जिसके ऊपर राजा बैठते हैं उसको थ्रोन कहते हैं। किंग टट एज ही वाइडली नोन टुडे। और उसको आज की डेट में किंग टट के नाम से जाना जाता है, जिसको हम टूटनखेटन कह रहे हैं। ही वॉज किंग टट। उसी के बारे में ये लेसन पढ़ा जा रहा है। So he took the throne. The boy king soon changed his name to Tutankhamun. अब ये जो टूटनखातन जो किंग टट जो था उसने अपना नाम बदलकर टूटनखामुन रख लिया। टूटनखामुन का मतलब होता था लिविंग इमेज ऑफ अमून।
अमूल का जीता जागता रूप। इमेज होता है चेहरा और लिविंग हो गया जीता जागता। लिविंग इमेज ऑफ अमूल एंड ओवरसा ए रिस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड वेज। और उसने क्या किया, अब जो अमेनहोटप IV था उसने तो अमून का जो इमेज थे उसको तहस नहस कर दिया था। ही स्मैश्ड द इमेजेस ऑफ अमून एंड ही क्लोज्ड ऑल हिज टेम्पल्स। लेकिन ये जो आया बाद में तूतनखामुन, उसने जो अपना नाम ही तूतन अमून रख लिया और ही ट्राइड टू रिस्टोर द ओल्ड वेज। उसने जो पुराने जो तरीके थे अमून के टाइम वाले, ही ट्राइड टू रिस्टोर द ओल्ड लॉज एंड वेज। जो पुराने कानून कायदे थे उनको लागू करने का उसने कोशिश की। ओवरसा का मतलब होता है टू सुपरवाइज, उसके ऊपर उसने निगरानी रखी। ओवरसा का मतलब होता है निगरानी करना। ही reigned फॉर अबाउट 9 years। उसने लगभग 9 वर्ष राज किया। ही रूल्ड फॉर अबाउट 9 years। reigned मीन रूल्ड, शासन किया। एंड देन डाइड अनएक्सपेक्टेडली, और उसके बाद वो अचानक मर गया। Regardless of his fame and the speculation about his fate, that is one of the mummy among many in Egypt। अब उसकी बात करें, जहां तक उसकी फेम और नेम का सवाल है, फेम होती है प्रसिद्धि, और स्पेकुलेशन मीन जो भी अनुमान है, आर्टिकल हैं उसके लाइफ के बारे में, उसके फेट के बारे में। फेट होता है भाग्य। सो दैट इज वन मम्मी अमंग मैनी इन इजिप्ट। तो इजिप्ट में बहुत सारी मम्मीज हैं, उनमें से तट एक है। हाउ मैनी नो वन नोज, और इसके अलावा भी और कितनी है, हाउ मैनी मोर नो वन नोज, कोई नहीं जानता है। द इजिप्शियन मम्मी प्रोजेक्ट विच बिगेन एन इन्वेंट्री इन लेट 2003। अब इजिप्शियन मम्मी प्रोजेक्ट नाम से एक काम चला जिसमें ये 2003 में शुरू हुआ। इजिप्शियन मम्मी प्रोजेक्ट जो था, इसने जो मम्मीज की थी, मम्मीज की लिस्ट बनाना शुरू की। इन्वेंट्री का मतलब होता है सूची। has recorded almost 600 so far and is still counting। और इसने लगभग 600 के करीब जो मम्मीज थी उनकी, इट हैज कैटलॉग्ड 600 मम्मीज, उसकी 600 के करीब उसकी सूची बनाई है और अभी भी जारी है। इज स्टिल काउंटिंग, अभी गिनती जारी है। इट मीन्स इट इज कंटिन्यू नाउ, इवन नाउ। द नेक्स्ट फेज, अगला चरण क्या था? स्कैनिंग द मम्मीज विद द पोर्टेबल सिटी मशीन। अब अगला काम था मम्मी की स्कैनिंग करना, जिसको एक पोर्टेबल में रखा गया था। और ये जो सिटी मशीन थी, इट वॉज डोनेटेड बाय साइमन। उसको साइमन ने दिया था, जो कि इसका निर्माता था। हु वॉज मैन्युफैक्चरर ऑफ इट। मैन्युफैक्चरर होता है निर्माता। किंग टट इज वन ऑफ द फर्स्ट मम्मीज टू बी स्कैन्ड। अब किंग टट जो पहली मम्मी थी, ये किंग टट जिसकी स्कैनिंग की जा रही थी, इट वॉज द फर्स्ट मम्मी टू बी स्कैन्ड इन डेथ एज इन लाइफ, मूविंग रिगली अहेड ऑफ हिज कंट्रीमैन। अब डेथ में भी ये अपने जो कंट्रीमैन थे उनसे काफी आगे थी, क्योंकि बिल्कुल शाही अंदाज में इसकी यहाँ पर भी सबसे पहले स्कैनिंग की जा रही थी। A city machine scanned the mummy head to toe, creating 1700 digital X-ray images in cross section। तो ये जो सिटी मशीन थी, कंप्यूटर टोमोग्राफी मशीन जो थी, यहाँ पर इसका इमेज भी बताया गया है। इसको सिटी स्कैनिंग मशीन कहते हैं। सिटी स्कैनर है ये जो इमेज आपको दिखाया गया है यहाँ पर। तो इट स्कैन द मम्मी हेड टू टो। हेड टू टो मीन इट स्कैन द एंटायर बॉडी ऑफ द मम्मी, सर से लेकर अंगूठे तक, मतलब पूरा बॉडी जो था। और 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस इसमें क्रिएट किए गए इन क्रॉस सेक्शन। टच हैड स्कैन्ड इन 0.62 मिलीमीटर स्लाइसेस टू रजिस्टर इट्स इंट्रिकेट स्ट्रक्चर। अब टच का जो हेड था उसकी स्कैनिंग की गई इस पैमाने के ऊपर, 0.62 मिलीमीटर स्लाइसेस टू रजिस्टर इट्स इंट्रिकेट स्ट्रक्चर। इट मीन टू नो अबाउट इट्स कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर। इसका जो पेचीदा स्ट्रक्चर था उसको जानने के लिए। इंट्रिकेट का मतलब होता है कॉम्प्लिकेट, यानी कि जटिल। टेक्स ऑन ईरी डिटेल इन द रिजल्टिंग इमेज। तो इसमें एक ईरी का मतलब होता है डरावना। तो डरावनी डिटेल इसका जो देखने को मिला।
With Tutt's entire body, similarly recorded a team of specialists in radiology, forensic and anatomy began to probe the secrets that the winged goddess of a gilded burial scene protected for so long. तो gilded का मतलब हो गया सोने के साथ, सोना जड़ा हुआ, gilded. burial का मतलब हो गया दफनाना. protected for so long. श्राइन धार्मिक स्थल जिसको लंबे समय के लिए से प्रोटेक्ट करके रखा था किंग टट की बॉडी को. तो इसकी जांच करने के लिए, टू नो द सीक्रेट ऑफ दिस बॉडी, प्रोब होता है जांच करना, टू सर्च. विंग्ड गॉडेस, विंग्ड गॉडेस हो गया आपका, विंग किसको कहेंगे, पंख को कहेंगे, गॉडेस हो गई देवी, तो पंख वाली देवी किसको कहेंगे, परी को कहेंगे. विंग गॉडेस हो गया परी. तो ये जो स्पेशलिस्ट थे, चाहे वो रेडियोलॉजिस्ट हो, चाहे फोरेंसिक की बात करें, चाहे एनाटॉमी की बात करें, तो इन सभी ने मिलकर इसकी जो सीक्रेट थे उसको पता लगाने की कोशिश की. रेडियोलॉजी विकरण विशेषज्ञ, फोरेंसिक हो गया आपका साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, और एनाटॉमी हो गया स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी पार्ट्स. द नाइट ऑफ द स्कैन, workman carried Tut from the tomb in his box. अब जो काम करने वाले आदमी थे वो टट को उसकी टॉम से एक बक्से में लेकर आए. लाइक पॉल बीयरर्स, पॉल बीयरर्स कौन से होते हैं, अर्थी उठाने वाले, जो अर्थी को कंधा देते हैं उसको हम कहेंगे पॉल बीयरर्स. पॉल होता है अर्थी, तो बीयरर हो गया उसको उठाने वाले. तो जैसे अर्थी को उठाकर लेके आते हैं, उसी तरह वो टट का जो मम्मी थी उसको उठाकर लेके आए उस बक्से को. दे क्लाइम्ड ए रैंप एंड अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स इनटू द swirling सैंड. swirling का मतलब हो गया ट्विस्टिंग, यानी कि जो बवंडर को हम कहेंगे swirling. रेत का जो गोला सा बना हुआ था, यानी कि रेत का जो बवंडर बना हुआ था, उसमें वो पौड़ियों से होते हुए उसको लेकर आए. रैंप किसको कहेंगे, कोई भी ढलान वाली जो जगह उसको रैंप कहेंगे. देन रोज ऑन ए हाइड्रोलिक लिफ्ट, उसको एक पानी से चलने वाली जो लिफ्ट थी, हाइड्रोलिक लिफ्ट, उसके साथ उसको उठाया गया. इनटू द ट्रेलर, ट्रेलर मीन गाड़ी, गाड़ी में रखा गया. दैट हेल्ड द स्कैनर, जिसमें स्कैनर रखा था. ट्रेलर जिसमें स्कैनर को रखा गया था. 20 मिनट्स लेटर, 20 मिनट के बाद, टू मैन इमर्ज, दो आदमी आए. स्प्रिंटेड फॉर एन ऑफिस नियर बाय, जो साथ लगते ऑफिस की तरफ भागते हुए. स्प्रिंट होता है तेजी से चलना, दौड़ना. एंड रिटर्न विद ए पेयर ऑफ व्हाइट प्लास्टिक बैग्स, और वहां से वो सफेद प्लास्टिक फैन लेकर वो वापस लौटे. दे रिटर्न विद ए पेयर ऑफ व्हाइट प्लास्टिक फैंस. The $1 million scanner had quit because of sand in a cooler fan. अब वो फैन क्यों लेकर आए, because the scanner has stopped working. स्कैनर ने काम करना बंद कर दिया था, क्योंकि उसका जो कूलर था उसमें रेत जो था वो आ गया था. सैंड होता है रेत. कर्स ऑफ द फैरो जोक्ड अ गार्ड नर्वसली, एक गार्ड ने मजाकिया अंदाज में कहा कि ये फैरो का श्राप है. इट इज द कर्स ऑफ फैरो, कि फैरो की बद्दुआ है. यहाँ तो किस फैरो की बात हो रही है, वी आर टॉकिंग अबाउट द किंग टट. इवेंचुअली द सब्स्टिट्यूट फैंस वर्कड वेल. इवेंचुअली मीन फाइनली. तो अंत में जो सब्स्टिट्यूट फैन लेके आए थे, सब्स्टिट्यूट किसको कहेंगे, अल्टरनेट को कहेंगे, विकल्प को कहेंगे. जो फैन स्कैनर का काम नहीं कर रहा था, उसकी जगह जो दूसरे विकल्प लगाया गया फैन, उसको हम सब्स्टिट्यूट कह रहे हैं. वो अच्छी तरह काम किया. दैट वर्कड वेल एनफ टू फिनिश द प्रोसीजर, उससे सारा प्रोसीजर जो था वो कंप्लीट हो गया. दैट कंप्लीटेड द होल प्रोसीजर. आफ्टर चेकिंग दैट नो डाटा हैड बीन लॉस्ट, जब ये जांच लिया गया कि कोई भी डेटा जो है वो इसमें गायब नहीं हुआ है, द टेक्नीशियन टर्न्ड टट ओवर टू द वर्कमैन. तो जो टेक्नीशियन जो थे, जो कुशल आदमी जो थे, उन्होंने किंग टट को, जो काम करने वाले आदमी थे, उनको सौंप दिया. हु कैरिड हिम बैक टू हिज टॉम, जो वापस उसको उसकी
मकबरे में ले गए। Less than 3 hours after he was removed from his coffin, अभी उसको कॉफिन से हटाए हुए अभी 3 घंटे हुए थे, उसके बाद रिमूव होता है हटाना, कॉफिन हो गया ताबूत जिसमें डेड बॉडी को रखा जाता है, वो जो बॉक्स होगा उसको कॉफिन कहेंगे। द फेरो अगेन रेस्टेड इन पीस, तो जो किंग टट था वो उसको फिर से वहां पर शांति से लेटा दिया गया। फेरो मीन राजा। Where the funerary priest had laid him so long, जहां पर उसको बहुत समय पहले जो दाह संस्कार दफनाने वाले जो प्रीस्ट हैं, पुरोहित हैं, उन्होंने जो सालों पहले जहां पर रखा था वहीं पर उसको फिर से शांति से लेटा दिया गया। Back in the trailer, a technician pulled up astonishing images of Tut on a computer screen. अब ट्रेलर मीन गाड़ी, तो जो टेक्नीशियन था उसने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर उसके चौंका देने वाले चित्र बनाए। टेक्नीशियन ने ए ग्रे हेड टुक शेप फ्रॉम ए स्कैटरिंग ऑफ पिक्सल। अब उसने जो स्कैटर होता है बिखरना, जो बिखरे हुए उसके जो चित्र के जो पार्ट थे, पिक्सल किसको कहेंगे, द पार्ट ऑफ ए पिक्चर, उनको इकट्ठा किया। एंड द टेक्नीशियन स्पन एंड टिल्टेड इट इन एवरी डायरेक्शन। अब स्पन का मतलब होता है घुमाना, स्पिन, स्पैन, स्पन। टिल्ट का मतलब होता है मोड़ना। तो जो टेक्नीशियन था, जो कुशल कारीगर जो था, उसने ये जो पिक्सल से उनको हर एंगल से घुमा कर देखा, उनको मोड़ कर देखा, टिल्ट किया हर दिशा में, इन एवरी डायरेक्शन। नेक्ड वर्टिब्रा अपीयर्ड एज क्लियरली एज इन एनाटॉमी क्लास। तो उसमें उसने क्या पाया कि जो गर्दन की जो वर्टिब्रा किसको कहेंगे, इट इज ए पार्ट ऑफ बैकबोन, जो रीढ़ की हड्डी का जो हिस्सा था, यहां पर दिखाया हुआ है ये इमेज में, ये वाला जो पार्ट है वो बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा था। ऐसा टेक्नीशियन ने चौंकाने वाली इमेज जो थे वो सामने लाए। अदर इमेजेस रिवील्ड अ हैंड, सेवरल व्यूज ऑफ रिब केज एंड ट्रांसेक्शन ऑफ द स्कल। और इसके अलावा जो दूसरे चित्र उसमें नजर आ रहे थे, द अदर इमेजेस विच रिवील्ड देयर, रिवील होता है दर्शाना, वो थे उसका हाथ हो गया, या उसकी जो रिब केज, जो केज होता है पिंजरा, जो उसका पसलियों का जो पिंजरा था, पसली का जो पिंजरा था वो, और फिर उसकी खोपड़ी, स्कल किसको कहेंगे, खोपड़ी। ये सारे इमेज उसमें दिखाई दे रहे थे। बट फॉर नाउ द प्रेशर वॉज ऑफ, परंतु अब जो दबाव था वो हट गया। किसके ऊपर था ये दबाव, इट वॉज ऑन जाही हवास। सो सिटिंग बैक इन हिज चेयर, अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ जाही हवास स्माइल्ड। इट वॉज टोल्ड दैट some of the body parts of the mummy were missing, and now it is found that they were not missing, they were remained there. So, Jahi Hawass smiled, Jahi Hawass मुस्कुराया, visibly relieved that nothing had gone seriously wrong. ये बात देखकर कि मम्मी के साथ बिल्कुल गलत नहीं हुआ है, there is nothing wrong with the mummy, everything is okay, so he smiled. I didn't sleep last night not for a second, he said. तो जाहिर हवास ने कहा पिछली रात मैं पूरी रात सो नहीं पाया, यहाँ तक कि एक सेकंड के लिए भी, इवन नॉट फॉर अ सेकंड। ही सेड आई वाज सो वरीड, कि मैं बहुत ही चिंतित था। बट नाउ आई थिंक आई विल गो एंड स्लीप, परंतु अब मैं सोचता हूँ कि मुझे जाना चाहिए और मैं सो जाऊंगा। बाय द टाइम वी लेफ्ट द ट्रेलर, तो हमने गाड़ी को छोड़ा, वी लेफ्ट द ट्रेलर, डिसेंडिंग मेटल स्टेयर्स टू द सैंडी ग्राउंड। उस मेटल स्टेयर से, मेटल हो गया धातु, स्टेयर हो गया पौड़ियां, उससे हम नीचे उतरे टू द सैंडी ग्राउंड, जो रेतीली जमीन थी वहां पर। द विंड हैड स्टॉप्ड, अब जो हवा जो थी दैट हैज सीज्ड नाउ, अब वो रुक चुकी थी। द विंटर एयर ले कोल्ड एंड स्टिल, और सर्दियों की जो हवा जो थी दैट वाज वेरी कोल्ड एंड स्टिल, स्टिल मीन क्वाइट, लाइक डेथ इटसेल्फ, जैसे कोई मरने के बाद
जैसा फीलिंग होती है बिल्कुल उसी तरह। इन दिस वैली ऑफ द डिपार्टेड, इस घाटी में जहां पर मरे हुओं को रखा गया था, डिपार्ट होता है जुदा होना, तो जुदा होना मीन जो मर जाते थे, उस घाटी में जस्ट above द एंट्रेंस टू टच टॉम स्टूड ओरियन। अब जो टट की जो टॉम थी उसके ठीक प्रवेश द्वार पर, एंट्रेंस पर, वहां पर ओरियन जो था वो बिल्कुल खड़ा रहता था। ओरियन स्टूड Orion, the constellation that the ancient Egyptian knew as the soul of Osiris। अब constellation किसको कहेंगे? ये तारामंडल को कहेंगे constellation, जिसको प्राचीन में जो एंशियंट इजिप्शियन है, इजिप्ट के जो लोग हैं, वो उसको ओसिरिस की आत्मा मानते हैं। किसको? ओरियन को ओसिरिस की आत्मा कहा जाता है। और ओसिरिस कौन है? ही इज द गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ, जो मृत्यु के बाद का देवता है, उसके लिए वर्ड है Osiris is the god of the afterlife, watching over the boy king। अब ये जो किंग टट है उसके ऊपर ये नजर रख रहा है। So this finishes your lesson. I hope you will like this video. So if you haven't subscribed to my channel yet, then subscribe it right now so that you may get all my latest videos. So thanks for watching. Thank you.